अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉरपोरेशंस को डिस्कस किया था। कॉरपोरेशंस में हमने डिस्कस किया था दो टाइप्स ऑफ कॉरपोरेशंस, जिसमें पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेशंस थी। प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेशंस वो कॉरपोरेशंस थी जो क्लोजली हेल्ड थी या प्राइवेटली हेल्ड थी, मतलब चंद लोग जो हैं उसके ओनर थे। वेयर एज पब्लिक लिमिटेड कॉरपोरेशंस वो कॉरपोरेशंस थी जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, उनकी ओनरशिप जो है वो पब्लिक जो है वो बाय एंड सेल कर सकती है। और फिर हमने देखा था इनकॉर्पोरेशन के फ़वाइद और नुकसानात पे हमने बात की थी। मेन जो क्रक्स है पब्लिक लिमिटेड कॉरपोरेशंस का, वो ये था कि ओनर्स जो हैं वो कंपनी से बाहर बैठे हैं और कंपनी को चला रही मैनेजमेंट है। तो जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के ऑपरेशंस को देखती है, वेयर एज ओनर्स जो हैं वो बाहर स्टॉक मार्केट से कंपनी के शेयर्स खरीद के ओनर तो बन जाते हैं, लेकिन उसकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। फिर हमने देखा था कि साल में एक दफ़ा एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जहाँ पे जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो वोट करके डायरेक्टर्स वगैरह को और इस तरह सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की थी, वो हमने बात की थी स्टॉक होल्डर्स के राइट्स। मतलब जब हम लाइबिलिटी पे लोन किसी से लेते थे, तो वहाँ पे क्या राइट था। जब कोई बंदा हमें लोन देता था, बैंक देता था, या जो भी जिससे भी हम पैसे लेते थे या कोई चीज़ लाइबिलिटी के तौर पे लेते थे, तो वहाँ पे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी कि हमें वो पैसे वापस करने ही करने हैं। ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर वो देना ही देना है, और जिस टाइम पे हमने एग्री किया है उस टाइम पे हमने रीपेमेंट करनी है। तो वहाँ पे टर्म्स क्या थी, जब आपको कोई लोन देता था उसके अगेंस्ट हम उसको क्या प्रॉमिस करते थे। हम कहते थे हम आपको आपके पैसे वापस करेंगे, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे, और इतने टाइम में हम आपको पैसे वापस करेंगे। अच्छा, अब जब ओनर जब इसी तरह लाइबिलिटी के बजाय एक्विटी की बात हो, जब ओनर जो है वो शेयर, जब कोई पब्लिक में से कोई आम बंदा नेस्ले का शेयर खरीदता है, अब जिस बंदे ने नेस्ले के शेयर खरीद लिए हैं, उसको क्या नेस्ले क्या प्रॉमिस कर रहा है। नेस्ले कह रहा प्रॉमिस करता है, हर साल हम एनुअल जनरल मीटिंग करेंगे, उसमें आके आप वोट करना, वोटिंग से आप डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेना, फिर डायरेक्टर्स नेस्ले को चलाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, राइट ऑफ प्रोपोर्शनेट डिविडेंड इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ डिविडेंड। मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड देगी, तो जितना परसेंट के मालिक आप कंपनी के होगे, उतना परसेंटेज आपको डिविडेंड में मिल जाएगा। और तीसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, वो ये थी कि आप जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी, मतलब कंपनी खत्म हो जाएगी, सब कुछ बेच दिया जाएगा, तो लाइबिलिटीज वगैरह सब कुछ पे ऑफ करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगी, वो आपको आपके शेयर के हिसाब से मिल जाएगी। अच्छा, अब चूंकि ओनर्स जो हैं वो कंपनी से बाहर बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट जो है वो कंपनी को रन कर रही है, तो एक तो हमें ओनर्स इक्विटी का सेक्शन, ठीक है, बैलेंस शीट में ओनर्स इक्विटी का सेक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें फिर ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। ओनर ने कितने पैसे दिए, हम उसको कितने दे रहे हैं, कि इस पर प्रॉफिट का कितना हिस्सा रिटेन किया, वो हम सारी डिटेल में भी। तो बैलेंस शीट में हमने पहले देखा, हमारी बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड है एसेट्स, राइट हैंड साइड है लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। पहले हमने लाइबिलिटीज को डिस्कस किया था कि लाइबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। लाइबिलिटीज में हमारे पास अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, वेजेस पेएबल, अनअर्न्ड रेवेन्यू, और बॉन्ड्स पेएबल, इस तरह के तमाम जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़ के हेड में आती हैं। अब हम आते हैं और देखते हैं कि ओनर्स इक्विटी के सेक्शन में क्या क्या हेड्स आते हैं। अच्छा, ओनर्स ओनर्स इक्विटी जो है वो उसके अंदर
दो ही ओनर्स इक्विटी के अंदर चेंज की दो ही सिचुएशंस हैं, दो ही वजूहात की वजह से एक कंपनी में ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है, और वो दो ही हेड्स बनते हैं ओनर्स इक्विटी के सेक्शन में। एक जिसको हम कहते हैं पेड इन कैपिटल, और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग्स। आपकी ओनर्स इक्विटी में हमेशा दो ही सेक्शंस होंगे, एक पेड इन कैपिटल की हेडिंग के नाम से और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग्स की हेडिंग के नाम से। अच्छा, अब पेड इन कैपिटल क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय इन्वेस्टर्स इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल स्टॉक कहलाता है पेड इन कैपिटल। क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय इन्वेस्टर्स इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल स्टॉक। जब कंपनी पहली बार अपना शेयर बेचती है, जब कंपनी पहली बार अपना शेयर बेचती है, तो जो पैसे इन्वेस्टर बराह रास्त कंपनी को देता है, ठीक है, आज नेस्ले ने डिसाइड किया हम नए शेयर्स बेचना चाहते हैं, पहली बार शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो अब वो इन्वेस्टर्स को शेयर बेचते हैं, ठीक है। अब वो जो पैसे इन्वेस्टर कंपनी को देता है, इसको कहते हैं पेड इन कैपिटल। तो अब इस इन शॉर्ट इन समरी, वो पैसे जो इन्वेस्टर ने, ओनर ने बराह रास्त डायरेक्टली कंपनी को दिए हैं। ऑन दी अदर हैंड, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द कॉर्पोरेशन। अच्छा, अब जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, आपने जिस लेट्स से नेस्ले ने अपने पहले शेयर्स बेचे, शेयर्स बेच के आपने शेयर्स बेच के एक साल काम किया। अब एक साल काम करने के बाद जाहिर बात है प्रॉफिट आया। अब जब प्रॉफिट आया, तो वो प्रॉफिट किसका है? वो प्रॉफिट ऑब्वियसली ओनर्स का है। लेकिन चूंकि ओनर्स बाहर बैठे हैं और प्रॉफिट जो है वो कंपनी के पास है, इसका मतलब है अब जब साल खत्म हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने इस प्रॉफिट के बारे में फैसला करना है कि इस प्रॉफिट को का क्या किया जाए। अब कंपनी क्या करती है, इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ओनर को दे देती है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। अभी हमने पहले बात भी की कि ओनर का क्या राइट है कि जब भी जितना भी कंपनी डिविडेंड दे, इस ओनर का जितना प्रोपोर्शनेट हिस्सा बनता है उसको मिल जाया जाए। अगर एक ओनर 10% का मालिक है, तो जितना डिविडेंड दिया है उसका 10% ओनर को मिल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ओनर को दे दिया जाता है उसको कहते हैं डिविडेंड। और वो और जो हिस्सा नहीं दिया जाता, मतलब एक कंपनी को 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुए, 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए उसने कहा हम ओनर को डिविडेंड के तौर पे दे देते हैं, बाकी का 50 लाख रुपया कंपनी ने अपने पास रख लिया। अच्छा, अब ये जो 50 लाख कंपनी में अपने पास रख लिया, असूलन ये पैसे है किसके? है तो ओनर के ही ना, लेकिन अपने पास रख लिए क्यों? आगे कंपनी की एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर यूज के लिए, आगे ग्रोथ के लिए, कंपनी उन पैसों को कंपनी को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करेगी। इसका मतलब है ये 50 लाख है किसका? ओनर का। लेकिन अब किसके पास है? कंपनी के पास है। तो हम इसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ये वो हेड है रिटेन्ड अर्निंग्स का, जहां पे प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी ने कमा लिया है किसका? ओनर का। लेकिन चूंकि ओनर को दिया नहीं, तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स में अब लिखा किधर जाएगा? क्योंकि बैलेंस शीट में ओनर्स इक्विटी का सेक्शन वो सेक्शन है जिसमें ओनर की सारी अमाउंट्स लिखी जाती हैं। तो अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हेड जो ओनर्स इक्विटी में लिखा जाएगा, ये 50 लाख वहां पे ऐड हो जाएगा। तो आप देखें, इसका मतलब है ओनर का बिजनेस में ओनर्स इक्विटी दो तरीकों से इंक्रीज हुई। एक, जब शुरू में उसने शेयर्स खरीदे थे तो बराह रास्त उसने डायरेक्टली कंपनी को पैसे दिए थे। दूसरा, जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट ओनर का था, लेकिन कंपनी ने फैसला किया कि कुछ हिस्सा ओनर को देंगे, बाकी कुछ हिस्सा अपने पास रख लेंगे। अब वो पैसे बेशक डायरेक्टली ओनर की तरफ से आए नहीं है, लेकिन वो किसके पैसे हैं? वो ओनर के पैसे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस ओनर है कंपनी का, प्रॉफिट उसे मिलना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने कहा चूंकि हमें आगे एक्सपेंशन के लिए पैसों की जरूरत होगी, तो हम ये पैसे कंपनी में री इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो ओनर्स इक्विटी के अंदर दो ही हेड्स हैं, पेड इन कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स। पेड इन कैपिटल वो जो बराह रास्त
कंपनी शेयर्स बेच के ओनर से पैसे लेती है, और रिटेन अर्निंग्स जो है वो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास रख लेती है। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि जी ये शेयर्स की सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है। एक कंपनी है, लेट्स से अगर हम अभी तक एग्जाम्पल हम लें, एक जिस तरह आप गोरमे ले लें, गोरमे एक अच्छी एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि पहले एक छोटी सी बेकरी शुरू हुई, शायद सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, ठीक है, वो चलना शुरू हो गई, 5-10 बेकरीज बन गई, फिर उसके बाद वो एकदम एक्सपैंड होना शुरू हो गई, तो लेट्स से कंपनी वालों ने उसको एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करा लिया। अच्छा, अब इस वक्त गोरमे जो है वो पूरे पाकिस्तान में या एटलीस्ट लाहौर में तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है उनकी, काफ़ी मेजर उनकी होल्डिंग्स हैं। अच्छा, अब गोरमे अभी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, इसके शेयर्स कुछ लोगों के पास हैं। अब आप अगर अब अगर गोरमे वाले ये सोचते हैं, गोरमे वाले ये सोचते हैं कि हमें भी पब्लिक लिमिटेड बनना चाहिए, हमें भी कंपनी मार्केट में लोगों को अपनी ओनरशिप बेच के, हाँ, अब देखो लेट्स से गोरमे एक एक्सपेंशन करना चाहती है और 5 अरब 5 बिलियन की एक्सपेंशन करना चाहती है। अब 5 बिलियन जो है वो गोरमे के पास रेज करने के दो ऑप्शंस हैं। एक, या तो बैंक से जाके लोन ले ले, लोन लेगा तो 5 बिलियन आपको करना होगा, अच्छा जी इतने साल में वापस होगा, ये इंटरेस्ट पे करना होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। दूसरी, गोरमे के जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं वो कहते हैं यार लोन नहीं लेते, हम एक काम करते हैं, हम अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेच के ये पैसे हम लोगों से रेज करते हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम कंपनी का 10% 20% बेच देते हैं आम आवाम में, लोग शेयर्स खरीद लेंगे, और जब शेयर्स खरीद लेंगे हमारे पास पैसे आ जाएंगे, अब हम उनको लोन नहीं होगा, हम उनको बेसिकली अपना पार्टनर बना लेंगे, ओनरशिप में ले आएंगे, फिर प्रॉफिट होगा तो उनको भी दे देंगे, नहीं होगा तो हमने कौन सा प्रॉमिस किया है। अच्छा, अब लेकिन इसके लिए पहला स्टेप क्या है, क्या गोरमे अखबार में इश्तिहार दे और अपने शेयर्स बेचना शुरू हो जाए? नहीं, जिस तरह हमने कहा था कि रेगुलेशन, जब आप पब्लिक लिमिटेड बनना चाहते हैं तो फिर गवर्नमेंट ने, रेगुलेटर्स ने इंश्योर करना होता है कि ये डबल शाह वाला मामला ना बने, इसके जो लोग पैसे इन्वेस्ट करें उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो, ट्रांसपेरेंसी हो। तो फिर क्या है, गवर्नमेंट जो है आपकी समझे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के पास जाएगी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के पास जाएगी और उनको कहेगी कि जी हम अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेचना चाहते हैं। तो कहते हैं ठीक है, आप अपनी कंपनी की इवैल्यूएशन लेकर आए, ठीक है, आप अपनी कंपनी की इवैल्यूएशन लेकर आए कि इस वक्त गोरमे के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, करंट पोजीशन क्या है, सारी चीजों को देखते हुए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन आपको क्या करेगा, आपकी कंपनी के बताएगा कि आपकी कंपनी को देखते हुए आप मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेच सकते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक दैट कैन बी सोल्ड टू द पब्लिक। मतलब 100% अगर आप ओनरशिप मार्केट में बेच देंगे तो लेट से आप 1 लाख शेयर्स बेच सकते हैं। इसका मतलब है अब पूरे की पूरी गोरमे के ऑथराइज शेयर्स कितने हो गए, 1 लाख। मतलब इस वक्त 1 लाख शेयर्स पूरे के पूरे चूंकि करंट ओनरशिप के पास हैं 1 लाख शेयर्स, तो 1 लाख शेयर्स में से पूरे के पूरी ओनरशिप जो है वो करंट लोगों के पास है, ठीक है। तो ऑथराइज शेयर्स क्या हैं, वो शेयर्स जो, अब ये नहीं है कि एक बार जैसा ऑथर मतलब अब आप गोरमे के शेयर बेचने जाओ, आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख मार्केट में शेयर बेच दो, नहीं, आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और सारी चीज़ों को देखते हुए आपको जो रेगुलेटर ने अलाउ किया है
वो आपको अलाउ किया है कि आप जैसा ना एक केक होता है ना, एक केक के पीस करते हैं आप, ठीक है। आपने बर्थडेज पे देखा होगा जितने ज्यादा लोग होते हैं उस हिसाब से केक के पीसेस करके उसको डिवाइड किया जाता है, फिर वो एक एक पीस सब में लोगों में बांटा जाता है। अच्छा, अब बात ये है कि आप केक के एक केक के 4 पीस हो सकते हैं, 8 पीस हो सकते हैं, 12 पीस हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि आप कहते हो इससे छोटा पीस नहीं हो सकता। तो आपको जो आपको रेगुलेटर है वो आपको बता देता है कि आप अपनी कंपनी के मैक्सिमम जो आप ऑथराइज्ड हैं, आप इतने शेयर्स बना के कंपनी के मार्केट में बेच सकते हैं, 1 लाख शेयर्स। अब ये 1 लाख शेयर्स 100% ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये है ऑथराइज्ड शेयर्स। उसके बाद अगली बात क्या आ गई कि आपने अप्रूव करा लिया, ऑथराइज करा लिया कि 1 लाख शेयर्स मैं मार्केट में बेच सकता हूं। अच्छा, अब 1 लाख, अब गवर्नमेंट ने ऑथराइज करा लिया कि जी हम 1 लाख शेयर्स मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि जैसे 1 लाख शेयर ऑथराइज हुए वो आके आके मार्केट में आके वो पूरे का पूरे 1 लाख शेयर्स बेच दें। उन्हें 5 अरब की जरूरत थी, शायद 5 अरब जो है वो 20% शेयर्स बेच के 5 अरब की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो गोरमे वालों को क्या जरूरत है कि 100% गोरमे मार्केट में जाके सबको बेच दें। वो तो सिर्फ 80% शेयर्स अपने पास रखेंगे और 20% शेयर्स जो हैं वो मार्केट में इनिशियली जो इनके पैसों की रिक्वायरमेंट है वो करेंगे, अपना फ्लोट करेंगे, ठीक है। अब इशू इसमें, अब फिर इसका मतलब है जो अब कुछ शेयर्स हैं जो मार्केट में बेचे हुए हैं, कुछ कुछ मार्केट में अभी हमें ऑथराइज हुए थे 1 लाख शेयर, 20% शेयर्स हमने सोचा हम 20% शेयर्स बेच के हमारे पैसों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसका मतलब है 20,000 शेयर हम इनिशियली बेचेंगे, मतलब पहली गो में जो हमारी पहली जरूरत है उसको हम 20,000 शेयर्स मार्केट में बेचेंगे। अच्छा, एक टर्म याद रखें, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अक्सर अखबार में आता है, फलानी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, फलानी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ बेसिकली जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहली बार पब्लिक लिमिटेड बन के जब पहली बार मार्केट में अपने पहले शेयर्स फ्लोट करती है, पहले गो में, अगर जैसा मैंने गोरमे की एग्जांपल दी और मैंने कहा जी गोरमे जो है वो 1 लाख शेयर्स उसने ऑथराइज करा लिए, 20,000 शेयर्स जो हैं वो उसने पहली बार मार्केट में ऑफर किए कि जो जो गोरमे की ओनरशिप लेना चाहता है ये शेयर्स खरीद ले। ये जो 20,000 के पहले शेयर्स हैं, सिर्फ पहले वाले शेयर्स को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। आईपीओ, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या है, 20,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए आईपीओ के जरिए। अब क्या है, इशूड शेयर्स आर ऑथराइज्ड शेयर्स ऑफ स्टॉक दैट हैव बीन सोल्ड। यूजुअली शेयर्स आर सोल्ड थ्रू एन अंडरराइटर। अगर आपको याद हो मैंने बॉन्ड्स में भी बात की थी, तो जिस तरह अगर एग्जांपल लें अब गोरमे की, अब गोरमे का काम जो है वो मिठाइयाँ बेचना है, बेकरी चलाना है, मार्केट में शेयर्स बेचना नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो किसी ना किसी अंडरराइटर, मतलब बैंक्स को या आपकी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करेंगे जो आपको हेल्प, गवर्नमेंट को हेल्प करेगा ये शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए। तो इशूड शेयर्स जो हैं आर ऑथराइज्ड शेयर्स ऑफ स्टॉक दैट हैव बीन सोल्ड। और उसके बाद जैसा हमने कहा 20,000 शेयर बेच दिए, बाकी 80,000 शेयर्स किसके पास हैं? वो तो अभी एग्जिस्टिंग हमारे गवर्नमेंट के पास ही है ना। तो unissued shares are authorized shares of stock that never have been sold, ठीक है। अनइशूड शेयर्स कौन से हैं? वो 80,000 शेयर जो कभी भी गवर्नमेंट ने बेचे ही नहीं, ठीक है। याद रखें, इशूड शेयर्स एंड अनइशूड शेयर्स। इशूड शेयर्स जो मार्केट में एक बार बेच दिए, और अनइशूड शेयर्स जो कभी भी मार्केट में बेचे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इशूड शेयर्स के अंदर आगे 2 कैटेगरीज आती हैं। देखें, अनइशूड तो वो हैं जो मार्केट में कभी बेचे ही नहीं। इशूड शेयर्स जो 20,000 शेयर्स हैं उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक कहलाती है आउटस्टैंडिंग शेयर्स,
आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर इशूड शेयर्स दैट आर ओन्ड बाय स्टॉक होल्डर्स। मतलब आपने लेट से 20,000 शेयर, अभी हम वही एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख शेयर ऑथराइज हुए थे, 20,000 शेयर हमने मार्केट में बेच दिए, 80,000 शेयर हमारे पास अभी भी मौजूद हैं जो कि हमने कभी भी नहीं बेचे। ये 80,000 अनइशूड शेयर्स होंगे और जो 20,000 शेयर्स हमने बेचे हैं ये शेयर्स कहलाएंगे आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इशूड हैं, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब ये शेयर्स जो हमने एक बार इशू किए ले और इस वक्त अवाम के पास ही हैं, कंपनी के पास नहीं है। अच्छा, ये बाइफर्केशन, ये आउटस्टैंडिंग का वर्ड यूज करने की कोशिश क्यों, जरूरत क्यों पेश आई? क्यों? क्योंकि आगे जाके एक ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कि फिलहाल गवर्नमेंट को 5 जितने भी पैसे चाहिए थे उन्होंने 20% शेयर्स बेचे और 20% शेयर्स बेचने के बाद जो है अपनी कंपनी की ज़रूरत को पूरा कर लिया। अब जब कंपनी और 20% शेयर्स बाहर मार्केट में बेच दिए, कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद गवर्नमेंट वालों के पास एक्स्ट्रा पैसे आए और उनको महसूस हुआ कि हमारा शेयर मार्केट में ना सस्ता मिल रहा है, सस्ता बिक रहा है, तो हमारे पास जो फालतू पैसे पड़े हैं उसमें से हम कुछ ना कुछ शेयर्स वापस खरीद लेते हैं। हाँ, हमने जो ओनरशिप बाहर लोगों में बांटी हुई है, हमारे पास पैसे फालतू हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट से, तो वो जो हमने 20,000 शेयर खरीदे हुए थे लेट से, उसमें से 5,000 शेयर मार्केट जाके हमने वापस खरीद लिए, बाय बैक कर लिए। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ट्रेजरी शेयर्स। ट्रेजरी शेयर्स आर इशूड शेयर्स दैट हैव बीन रीएक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेशन। जो, अच्छा, क्योंकि अब इन्हें ये इशूड की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन इशूड वो एक बार अनइशूड में नहीं जा सकते, ये वापस 80,000 के साथ शामिल नहीं होंगे। क्यों? 80,000 है अनइशूड, 80,000 वो हैं जो कभी भी इशू हुए ही नहीं। फिर बाकी के 20,000 में से अब 15,000 वो हैं जो इशू हुए और आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस वक्त भी अवाम के पास हैं। वेयर एज ट्रेजरी शेयर्स जो हैं ये वो शेयर्स हैं जो हमने मार्केट से बाय बैक कर लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तीन दो ब्रॉडर कैटेगरीज हो गई, इशूड एंड अनइशूड, और फिर इशूड के अंदर दो हो गई, आउटस्टैंडिंग एंड ट्रेजरी। आउटस्टैंडिंग वो जो अभी भी लोगों के पास है, ट्रेजरी वो जो हमने एक बार बेचने के बाद, इशू करने के बाद मार्केट से जाके दोबारा खरीद लिए या शेयर्स वापस बुला लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब जब कंपनी ने इशू करवा ऑथराइज करवा लिए शेयर्स, उसके बाद बारी आती है कि जब पहली बार कंपनी शेयर्स जो है वो इशू करती है। हमने कहा पहली बार जब कंपनी शेयर्स इशू करती है उसको हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये आपके सामने एक शेयर सर्टिफिकेट आ रहा है, एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड, ये आईपीओ किया था एंग्रो ने, और ये मैंने शेयर्स ये 2014 में मैंने परचेज किए थे ताकि मैं इसको देख सकूं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो वही मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, पैसे जमा कराए बैंक में, बाद में बैलेटिंग हुई और मेरे शेयर्स मुझे घर पे पोस्ट हुए। अब ये बेसिकली शेयर सर्टिफिकेट है जो मुझे भेजा। जब देखें इस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर क्या क्या डिटेल्स मौजूद हैं, एक तो ये यहाँ पे हमारा राइट साइड पे ये सारी मेरी डिटेल्स मौजूद हैं कि फोलियो नंबर मुझे कौन सा मिला है, मेरा नाम और फिर मेरा एड्रेस मैंने ब्लैक आउट कर दिया है। खैर, अच्छा, और फिर इसके ऊपर और क्या डिटेल्स हैं, मैंने अभी कितने शेयर्स खरीदे हैं, 500 शेयर्स मैंने खरीदे हैं। ठीक है, शेयर। अच्छा, अब जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो अभी हम जो समझना चाहते हैं वो ये है कि अभी जो हमने चीज़ें डिस्कस की, एक थे ऑथराइज शेयर्स, और ऑथराइज शेयर्स जैसा हमने कहा कि हम जब जाते हैं कि रेगुलेटर के पास तो हम उसे अपनी सारी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं और फिर उसके हिसाब से वो हमें ऑथराइज शेयर्स बताता है। अच्छा, अब ये इसी तरह ये इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है ऑथराइज्ड कैपिटल, ये ऑथराइज कैपिटल लिखा हुआ है 3.3 बिलियन का, 3.3 अरब का। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल 3.3 बिलियन डिवाइडेड इनटू
330 million ordinary shares of 10 rupees each. अब देखो, जब हमने ऑथराइजेशन ली ना, या एंग्रो ने जब रेगुलेटरी बॉडी से ऑथराइजेशन ली, तो एंग्रो ने बेसिकली ये कहा, सॉरी, रेगुलेटिंग बॉडी ने कहा, हमारे मुताबिक इस वक्त आपकी जो कंपनी की टोटल वैल्यू है वो है 3.3 बिलियन, ठीक है, और आप इसके अगेंस्ट 330 मिलियन शेयर्स आपको ऑथराइज हैं, आप बेच सकते हैं, और हमारे मुताबिक इस वक्त हर शेयर की जो प्राइस होगी वो 10 रुपीज ईच होगी, ठीक है। ये क्या है? ऑथराइज शेयर, ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज शेयर्स, और इस 10 रुपीज को हम कहते हैं पार वैल्यू। जिस तरह बॉन्ड्स में हमने कहा था फेस वैल्यू, शेयर्स के लिए जो टर्म यूज होती है वो पार वैल्यू है। पार वैल्यू वो वैल्यू होती है जो इनिशियली जब आपको शेयर्स ऑथराइज होते हैं, वो आपको वैल्यू आपके शेयर्स को असाइन कर दी जाती है। रेगुलेटर ने जब आपको ऑथराइज किया, उसने कहा हमारे मुताबिक आपकी जो पूरी एंग्रो की जो एंग्रो पावर जेन कादरपुर की जो वैल्यू है वो है 3.3 बिलियन, और इसके अगेंस्ट आप जो टोटल शेयर्स बेच सकते हो 100% ओनरशिप के अगेंस्ट, वो 330 मिलियन बेच सकते हो, और हर शेयर की जो वैल्यू हमारे मुताबिक है वो 10 रुपीज ईच है, ठीक है। तो ये इसके शेयर्स के ऊपर प्रिंटेड है, ठीक है। फिर हम आगे आए। अब ये क्या है, जो 10 रुपीज है ना, इसको हम कहते हैं पार वैल्यू। अच्छा, पार वैल्यू इज एन आर्बिट्री अमाउंट असाइन टू ईच शेयर ऑफ स्टॉक व्हेन इट इज ऑथराइज्ड। ये वो वैल्यू है जब शेयर ऑथराइज होता है, और उस वक्त जो वैल्यू एक असाइन की जाती है वो उस पार वैल्यू कहलाई जाती है। लेकिन जिस तरह हमने बॉन्ड्स पे कहा था कि एक वो वैल्यू है जो बॉन्ड्स के ऊपर प्रिंट हुई हुई है, उसकी फेस वैल्यू है। लेकिन जिस तरह मार्केट में जरूरी नहीं कि अपनी फेस वैल्यू पे वो बॉन्ड जो है वो बिके, मार्केट की प्राइस जरूरी नहीं है कि वही प्राइस होगी जो उसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस है। इसी तरह शेयर मार्केट में भी, ओनर्स इक्विटी में भी, शेयर के ऊपर पार वैल्यू तो 10 रुपीज है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये मार्केट में 10 रुपीज का ही बिके। Market price is the amount that each share of stock will sell for in the मार्केट। देखिए, अब नेचुरल भी है ना। आपने देखें, आपने कहा कि आप शेयर्स आप बेचना चाहते हैं, आप चले गए कंपनी के पास, चले गए कंपनी और रेगुलेटर के पास चले गए, उन्होंने कहा हमारे मुताबिक इस वक्त आपकी इतनी वैल्यू है, पार वैल्यू 10 रुपीज होगी। अब आप जो है आप शेयर्स बेच सकते हैं। अच्छा, आप अभी नहीं बेचना चाहते, आपको 6 महीने लगे, साल लगे, 1 साल के बाद आप शेयर्स बेचना चाहते हो। अच्छा, अब इस 1 साल में आपकी कंपनी की वैल्यू में बहुत इजाफा भी हो सकता है, आपकी कंपनी की वैल्यू में बहुत कमी भी आ सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको इनिशियली अमाउंट पार वैल्यू साइन हुई थी वो तो उस वक्त हुई थी जिस वक्त आपको शेयर्स ऑथराइज हुए थे। आप शेयर्स जो है वो 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद बेच रहे हो सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी शेयर पे बेचोगे, उसी प्राइस पे बेचोगे। डिपेंड करेगा कि मार्केट की वैल्यू क्या है, मार्केट पे लोग खरीदने को क्या तैयार हैं, उनकी आपकी कंपनी से एक्सपेक्टेशन क्या है। ये आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे कि शेयर्स की प्राइसेस किस तरह डिटरमिन होती हैं। लेकिन टू इन शॉर्ट, इवन ये जो मैंने आपको शेयर शो किया एंग्रो कादरपुर एंग्रो पावर जेन का, ये इसके ऊपर पार वैल्यू 10 रुपीज़ है, लेकिन आई थिंक मुझे याद है कि जब ऑफर हुआ था ना, ये 14 रुपीज़ में ऑफर हुआ था, और हम लोगों ने 14 रुपीज़ में परचेज किया था पर शेयर। तो अच्छा, तो इसका मतलब है अब शेयर्स में भी दो प्राइसेस हो गई। एक वो प्राइस है जो उसके ऊपर छपी हुई है पार वैल्यू, ये हमेशा हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। दूसरी चीज ये है मार्केट प्राइस, कि वो एक्चुअल में मार्केट में बिक कितने का रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को समझना बड़ा जरूरी है, क्यों आगे जाके शेयर्स की जब अकाउंटिंग करनी है तो वहां पे हमें इसका डिफरेंस के ऊपर छपी हुई वैल्यू क्या है और एक्चुअल में हमें उसके अगेंस्ट मिल क्या रहा है। अच्छा जी,
तो जो स्टॉक होल्डर जो स्टॉक कॉमन स्टॉक है, स्टॉक शेयर्स हैं, शेयर्स जो हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो जो सबसे आम शेयर है इसको हम कहते हैं कॉमन स्टॉक, कॉमन शेयर। ठीक है, कॉमन स्टॉक जो है कैन बी इशूड इन 3 फॉर्म्स: par value कॉमन स्टॉक, नो पार कॉमन स्टॉक और स्टेटेड वैल्यू कॉमन स्टॉक। इन तीनों का बेसिकली डिफरेंस क्या है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। अभी हम आके एग्जांपल में देखते हैं। हम शुरू करेंगे पार वैल्यू कॉमन स्टॉक से और ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो पार वैल्यू कॉमन स्टॉक के ऊपर ही रहेगा इस कोर्स में। ठीक है, तो पार वैल्यू कॉमन स्टॉक क्या है? देखें, ये कंपनी है इशुएंस ऑफ पार वैल्यू स्टॉक, मतलब एक ऐसा शेयर जो आप पार वैल्यू पे, आप पार वैल्यू के हिसाब से एक पार वैल्यू कॉमन स्टॉक की कैटेगरी का शेयर है, उसको आपने शेयर को इशू किया। तो अब आप किस तरह करेंगे? आपने करना क्या, एक तो जो आपको कैश रिसीव हुआ है वो आपने रिकॉर्ड करना है, फिर द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय द पार वैल्यू पर शेयर इन द कॉमन स्टॉक अकाउंट, और फिर द रिमाइंडर इज असाइंड टू कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। अच्छा देखें, सिंपल सी बात है। आप पहले तो हम ये देखते हैं इसको समझने के लिए कि हमने एक जो एंग्रो कादिरपुर वाली एग्जांपल ली थी, वो $2 10 रुपीज़ पार वैल्यू का शेयर था। अगर वो 10 रुपीज़ में ही बिकता, ठीक है, 10 रुपीज़ में ही बिकता, तो आप लेट से 100 शेयर्स एंग्रो ने बेचे होते, 10 रुपीज़ पार वैल्यू थी, 10 रुपीज़ ही मार्केट में बेच दिया होता, तो एंग्रो के पास अकाउंटिंग किस तरह होती? 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 रुपीज़ एंग्रो को रिसीव हुआ। कैश है, एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, कैश 1000 से डेबिट हो गया। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड, अब क्या है, ओनर्स इक्विटी आपको पता है इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। ओनर्स इक्विटी में अब जो अकाउंट, ओनर्स इक्विटी तो हमारा हेड है ना, पेड इन कैपिटल के अंदर जो अब ये ओनर बराह रास्त पैसे दे रहा है, तो ये ओनर्स इक्विटी के अंदर पेड इन कैपिटल की कैटेगरी में आएगा, और इसको हम कहते हैं कॉमन स्टॉक या कॉमन शेयर, कि आम शेयर हम मार्केट में बेच रहे हैं, तो कॉमन शेयर, कॉमन स्टॉक का अकाउंट बन जाएगा, उस पे ओनर्स इक्विटी के सारे रूल्स अप्लाई होंगे। ओनर्स इक्विटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो क्या होगा कि 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का ही बिक गया, तो कैश जो है वो 10 रुपीज से 1000 से डेबिट हुआ और कॉमन स्टॉक 1000 से क्रेडिट हुआ। लेकिन अब अगर जो है हमारा, वो जिस तरह मेरी पिछली एग्जांपल थी उसमें मैंने कहा मैंने वो 14 रुपीज का खरीदा था, मतलब कंपनी ने जब पहली बार बेचा था तो 14 रुपए का बेचा था। अब क्या है कि उसके ऊपर पार वैल्यू 10 रुपए है, उसकी उसकी स्टेटेड वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन वो बेच रहे कितने का है? 14 रुपए का। अब आपको जब ऑथराइज हुआ था तो पार वैल्यू, जब पार वैल्यू कॉमन स्टॉक बेचा जाता है तो उसका रेफरेंस पॉइंट जो है ना वो उसका पार वैल्यू ही होता है, विच मीन्स कि कॉमन स्टॉक में उतनी ही अमाउंट ऐड की जाती है जितनी उसकी पार वैल्यू होती है। उसके ऊपर की जो अमाउंट है वो हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपको ऑथराइज हुआ था $10 पर शेयर के हिसाब से, लेकिन आपने उसको कितना बेच दिया? 14 रुपीज या $14 पे। आपने 4 रुपए एक्स्ट्रा रेज कर लिए हैं। अच्छा, ये जो 4 रुपए एक्स्ट्रा है ना, ये डिफरेंट होंगे। कभी 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 जब आप लेट से पहली बार बेच रहे हो तो 4 रुपए का फर्क हो, दूसरी बार बेच रहे हो 5 रुपए या 10 रुपए का फर्क हो, तो इसके लिए जो डिफरेंस है ना, जो कॉमन स्टॉक पे हमेशा पार वैल्यू की अमाउंट डाली जाएगी, और जो डिफरेंस है उसके लिए हम एक नया अकाउंट बनाएंगे, उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। अब इसकी ट्रांसलेशन कर लें, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, वो पैसे जो ओनर ने कंट्रीब्यूट किए, डाले इन एक्सेस ऑफ पार, मतलब 10 रुपए से ऊपर जितने भी डाले वो इस अकाउंट में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिखा रहा है, कह रहा है मैट्रिक्स इनकॉर्पोरेशन इशूज 10,000 शेयर्स ऑफ इट्स $2 par value stock for $25 per share on September 1st 2007। क्या है आपका? क्या है, 10,000 शेयर कंपनी बेच रही है,
ओरिजिनल पार वैल्यू $2 है। ओरिजिनल पार वैल्यू मतलब उसके ऊपर जो छपी हुई है ऑथराइज्ड कैपिटल और पार वैल्यू जो छपी हुई है वो $2 छपी हुई है, लेकिन मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक इस वक्त इन्वेस्टर 25 रुपए में आपका शेयर खरीदने को तैयार है, तो कंपनी 2 रुपए का क्यों बेचेगी, 25 रुपए का ही बेचेगी ना। तो अब क्या है कि 10,000 शेयर जो है वो 25 रुपए पे बेच दिए। अब 10,000 शेयर जब 25 रुपए पे बिकेंगे, $2 वाले शेयर 25 रुपए पे बिकेंगे, तो अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। हमारा असल कंसर्न है कि हमने इसे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड कैसे करना है। अब क्या है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 2.5 लाख, 2,50,000 तो कैश कंपनी को रिसीव होगा, कैश का कोई मसला नहीं है, कैश एसेट है, इंक्रीज हुआ डेबिट होगा तो कैश 2,50,000 से डेबिट हो गया। ऑन दी अदर हैंड अब क्रेडिट क्या होना है, एक है आपका अकाउंट कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक में तो सिर्फ $2 के हिसाब से ही अमाउंट जा सकती है, बाकी नहीं जा सकती। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20,000, इसका मतलब है पार वैल्यू जो इन शेयर्स की थी वो थी 20,000। इसका मतलब है कॉमन स्टॉक का अकाउंट क्रेडिट होगा कितना, 20,000 से। बाकी का 2,30,000 क्यों है भाई, 2,30,000 क्या है, आपने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं, पार वैल्यू से ऊपर पैसे लिए हैं, तो इसके लिए हमने एक नया अकाउंट बनाया था, इसको हमने क्या कहा था, कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। ओनर के पैसे हैं ना, ओनर इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, तो अब क्या है ओनर जब कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके ही हेड में, अब क्या ओनर्स इक्विटी का हेड है, पेड इन कैपिटल का हेड है, पेड इन कैपिटल के अंदर पैसे तो उसके आए हैं, आपने दो कैटेगरीज बना दी, एक कॉमन स्टॉक का अकाउंट वो सिर्फ पार वैल्यू पे लिखा जाएगा, बाकी जितनी फालतू अमाउंट आएगी वो कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार के हिसाब से रिकॉर्ड होगी, ये एंट्री बनती है। कैश 2,50,000 से डेबिट, ऑन दी अदर हैंड आपका कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार 2,30,000 से क्रेडिट हो गया आपका, ठीक है। तो ये है आपकी जब भी आप अगर तो देखें ये पार वैल्यू पे ही इशू होता, कैश भी 20,000 रिसीव होता तो कैश 20,000 से डेबिट हो जाता, कॉमन स्टॉक 20,000 से क्रेडिट हो जाता, काम खत्म हो जाता। लेकिन अब क्या है आपने पार वैल्यू से ऊपर रखा है, तो जब भी आप पार वैल्यू से ऊपर जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार में क्रेडिट होगी, ठीक है। और देखें जब आपके पास ये शुरू हो आपकी बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड एसेट्स, राइट हैंड साइड लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, तो ये राइट साइड में ओनर्स इक्विटी के सेक्शन को उसने शो किया हुआ है, लाइबिलिटीज के नीचे स्टॉक होल्डर्स इक्विटी होगी, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के अंदर लिखा कैसे जाएगा, ये जो भी आपने शेयर्स इशू किए हैं ये लिखे कैसे जाएंगे, वहां पे क्या लिखा आएगा, देखो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल में कॉमन स्टॉक $2 पार वैल्यू 50,000 शेयर्स ऑथराइज्ड, मतलब इस कंपनी को जो टोटल शेयर्स ऑथराइज थे वो क्या है 50,000 शेयर्स ऑथराइज थे $2 वाले। इस वक्त ये ट्रांजैक्शन करने के बाद क्या सिचुएशन है कि ये कंपनी 10,000 शेयर्स इशूड एंड आउटस्टैंडिंग, मतलब ये कंपनी 50,000 में से 10,000 शेयर इशू भी कर चुकी है और इस वक्त आउटस्टैंडिंग भी हैं, और वो वैल्यू पार वैल्यू कितनी है 20,000, ठीक है। अच्छा और प्लस अब ओनर ने, क्योंकि ये सेक्शन कौन सा है कंट्रीब्यूटेड कैपिटल का, ओनर्स इक्विटी में कंट्रीब्यूटेड कैपिटल का सेक्शन है, तो ओनर ने सिर्फ 20,000 नहीं दिया हुआ कंपनी में, ओनर ने कंपनी में कितना दिया हुआ है 2.5 लाख, पूरे का पूरा 2.5 लाख ही इधर लिखना है, सिर्फ क्या है उसके हेड्स फर्क है, जो 20,000 आएगा वो कॉमन स्टॉक के हेड में जाएगा और बाकी का 2,30,000 किस हेड में जाएगा, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, ठीक है। आगे जाके जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम वजह रीजन भी बताएंगे कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट को हमने अलहदा क्यों किया है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसी तरह अगर इस कंपनी में कोई पहले से रिटेन्ड अर्निंग्स है तो वो लिखी जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ पे एग्जांपल में 65,000 है, तो टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो है वो कितनी है 3,15,000, मतलब इस कंपनी में इस वक्त इस कंपनी को 50,000 शेयर्स इशू करने की ऑथराइजेशन थी,
$2 पर शेयर पार वैल्यू ऑथराइज हुई थी। इस कंपनी ने अभी तक 10,000 शेयर्स बेचे हैं। जो 10,000 शेयर्स बेचे हैं, उन शेयर्स की 20,000 पार वैल्यू पे और जो एक्स्ट्रा 2,30,000 जो है वो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार हुआ, और रिटेन अर्निंग्स जो है वो 65,000 है। और टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी मतलब ओनर का टोटल पोर्शन इस कंपनी में कितना है, 3 लाख